तो ये दोनों एंड लटकता हुआ सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस है, और ये चूंकि अगर पास पास लाया जाएगा तो जुड़ने की संभावना है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब जो है ये दोनों एक दूसरे के जैसा नहीं, एक दूसरे के उल्टा है, क्योंकि यहां टी टी ए है, यहां ए टी टी है। हेलो एवरीवन, फिर से उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब आगे जो टॉपिक है जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले सेशन में हमने किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि तुम सभी लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर हमारा देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। हमने ये भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था, और हमने ये बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है वो दो प्रिंसिपल होता है। पहला तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग आना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा है कि बायोफिजिकल प्रोसेस या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब हमें स्टेराइल कंडीशन को क्या करना है, मेंटेन करना है। क्योंकि हमने बताया, क्लियर किया था ये चीज कि चूंकि पेट्री डिश पे हम किसी खास बैक्टीरिया को लेकर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और अगर हम स्टेराइल जगह पे, स्टेराइल कंडीशन पे, कॉन्टामिनेशन फ्री जगह पे काम नहीं करेंगे तो अदर बैक्टीरियाज आके हमारे एक्सपेरिमेंट को कॉन्टामिनेट कर देगा, और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि हम एक्चुअली में किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसलिए स्टेराइल कंडीशन का मेंटेन होना बहुत जरूरी था। फिर हमने टूल्स स्टार्ट किया था, और टूल्स में हमने क्लियरली बताया था कि सबसे पहला टूल तो डिजायर्ड डीएनए होना चाहिए, क्योंकि बिना डिजायर्ड डीएनए का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा चीज हमने वहां पे बताया था मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स होना चाहिए, और एंजाइम्स के रूप में 3 एंजाइम बताए गए थे। पहले एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था, दूसरे एंजाइम का नाम वहां पे बताया गया था पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और तीसरा एंजाइम बताया गया था डीएनए लाइगेज एंजाइम। फिर हमने बोला था कि अदर टूल्स जो होगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर के बाद हमने डिस्कस किया था कि चौथा टूल जो होगा वो कौन होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर बायोरिएक्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर लेबोरेटरी पे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए अगर हम काम करते हैं तो फिर बायोरिएक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब टूल्स थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का डेफिनेशन क्लियर किया था। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो मुझे लगता है इसके बारे में सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एंडोन्यूक्लियस कहने का मतलब है ये डीएनए के अंदर में कट लगाएगा, ये टर्मिनल एंड पे कट नहीं लगाएगा। और चूंकि नाम में है रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब ये कहीं भी कट नहीं लगाता है, ये स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्लीव करता है, क्लीव्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये डीएनए को कहां पे क्लीव करता है, स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करता है। क्लियर है बात? तो स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करता है। तो चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग पढ़ते हैं। पहले एकदम आसान वाला एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, और फिर इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले समझ तो लें कि ये चीज क्या है। तो एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। क्या चीज? वो है इको R1। इको R1 ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। अभी तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन अभी पहले हम समझ लेते हैं कि ये इको R1 क्या चीज है ना। तो पहली बात, ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये वो एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किया जा सकता है। तो दीज एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो हम बोल सकते हैं दीज एंजाइम्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो जरा क्या है, यहां पे नाम रखा हुआ है इको R1। इस इको R1 का क्या मतलब है? तो अगर कोई बोलता है कि एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम है इको R1, तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा। यहां पे क्या नाम है, ई है। ई का मतलब होता है ये फर्स्ट है, फर्स्ट अल्फाबेट है ना।
ई जो है इस नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है और फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट नेम ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वेयर the enzyme isolated, from where the enzyme extracted, जहां से एंजाइम निकाला गया है, जिस बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला गया है उस बैक्टीरिया के नेम ऑफ जीनस को ये रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल यहां पे जो एग्जांपल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस्कीरिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्कीरिया। बच्चों इकोलाई, इकोलाई में ई जो है वो नेम ऑफ जीनस है, इसका मतलब क्या है, एस्कीरिया। ये देखो फिर से कौन सा अल्फाबेट आ गया, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट। ये कौन सा अल्फाबेट है, ये है सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट, सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट। ये सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट नेम ऑफ स्पेसीज, represent name of species of bacteria from where enzyme extracted, from where enzyme extracted। तो जिस बैक्टीरिया से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया है उस एंजाइम के स्पेसीज के नाम को रिप्रेजेंट करता है और क्या है, ये कॉलाई है। तो एस्कीरिया कॉलाई, तो हम कह सकते हैं कि जो इको R1 नाम का एंजाइम है वो एस्कीरिया कॉलाई नाम के बैक्टीरिया से क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई लिखता है इको R1 तो अभी आधा तो आगे का चीज तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना तो हम जान गए कि ये जो बैक्टीरिया है वो एस्कीरिया कॉलाई नाम के बैक्टीरिया से क्या हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब चलते हैं आर की तरफ। ये आर कौन सा अल्फाबेट है, फोर्थ अल्फाबेट है। ये आर जो है वो अल्फाबेट कौन सा हो गया, फोर्थ अल्फाबेट हो गया। और ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इकोलाई का स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच एंजाइम एक्सट्रैक्टेड, जिससे एंजाइम को क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये क्या है, ये होता है फोर्थ अल्फाबेट। और ये एक्चुअली में यहाँ जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन कौन सा है, उस स्ट्रेन का नाम है RY स्ट्रेन। इसको हम लोग रफ स्ट्रेन कह सकते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन है, RY स्ट्रेन है। तो अब देखिए, अब यहाँ सारा एड्रेस हमको पता चल गया। पूछेगा कि ये जो एंजाइम है इको R1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये एंजाइम कहां से निकला, तो बोलना इकोलाई से निकला। कौन से इकोलाई, किस स्ट्रेन से निकला, तो RY स्ट्रेन से निकला। क्लियर है। तो ये वन क्या है, ये वन क्या है, तो ये वन रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट इन विच ऑर्डर एंजाइम एक्सट्रैक्टेड, किस ऑर्डर में एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब बताओ जरा कि इकोलाई के रफ स्ट्रेन से फर्स्ट ऑर्डर में इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या रखा गया है, इको R1 रखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से चलो देख लेते हैं कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल है, अदर एग्जांपल है किस चीज का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अदर एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ले लेते हैं बस समझाने के लिए कि तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अदर एग्जांपल में हम ले लेते हैं किसको, हाइंड 2 को, है ना, HIND2 या 3 लिख लेते हैं, हाइंड 3 आ गया तो 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे H जो है वो क्या है, नेम ऑफ जीनस है, बिल्कुल सही बात, इसका नाम होगा हीमोफिलस। H का मतलब क्या है, हीमोफिलस। ये क्या है, नेम ऑफ जीनस, ये बैक्टीरिया के जीनस का नाम है। ये जो IN है, ये IN क्या है, इन्फ्लुएंजी, बिल्कुल सही है, इन्फ्लुएंजी है। और इन्फ्लुएंजी क्या है, नेम ऑफ स्पेसीज, नेम ऑफ स्पेसीज। ये D क्या है, D जो है वो स्ट्रेन का नाम है, ये है नेम ऑफ स्ट्रेन।
ये क्या है, नेम ऑफ स्ट्रेन, बैक्टीरिया के स्ट्रेन का नाम है। और ये 3 क्या है, 3 है ऑर्डर, ऑर्डर इन विच एंजाइम एक्सट्रैक्टेड, ऑर्डर इन विच एंजाइम एक्सट्रैक्टेड, एंजाइम एक्सट्रैक्टेड। बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम कितनी आसान तरीके से एंजाइम का नोमेनक्लेचर पढ़ लिए। मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अगर हमारे सामने लिखा होगा तो हम इस तरीके से उसको नोमेनक्लेट, उसका क्या मतलब है वो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? ये तो नाम लिखने का तरीका होगा, लेकिन किसका क्या मतलब है वो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी लोगों को? तो अब हम यहाँ पे कंफर्मली कह सकते हैं कि जो इको R1 है ये क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है? restriction endonuclease obtained from RY strain of किसके? E. coli, RY strain of E. coli से ये क्या होता है, ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे चीजें आसान हुई कि नहीं हुई? तो कहीं पे भी नाम अगर लिखा हो, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम अगर लिखा हो तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? जैसे एक अगला नाम है बाम H1, BAMH1। तो B का मतलब क्या होगा, बैसिलस। बिल्कुल सही है, अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। B का मतलब क्या है, बैसिलस। AM का मतलब है एमाइलोफेसियंस, बैसिलस एमाइलोफेसियंस। H क्या हो गया, नेम ऑफ द स्ट्रेन। और 1 क्या हो गया, ऑर्डर जिसमें एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो बाम H1 कहां से निकाला गया है, बैसिलस एमाइलोफेसियंस के H स्ट्रेन से निकाला गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें PST1 एंजाइम अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये तुम खुद सोचना है ना। PST1 एंजाइम क्या होता है, वो कहां से आइसोलेट किया होगा, ये तुम खुद सोचना। ये तुम्हारे सामने हम रख के जा रहे हैं, समझ में आ चुका है? तो ये था हमारे एंजाइम को लिखने का तरीका। अब हम आते हैं इस एंजाइम के थोड़ा सा प्रिंसिपल पे। लेकिन एंजाइम लिखने का तरीका तो हम समझ गए, लेकिन थोड़ा सा पहले इस एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे आया, क्या मुद्दा था, क्या करता है, वो थोड़ा समझ लिया जाए। तो जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ना, जब हम लोग बात करते हैं किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, तो हकीकत में हुआ ये था कि एक रिसर्चर थे जिनका नाम था आर्बर। एक रिसर्चर थे जिनका नाम था आर्बर, और ये किसके साथ काम कर रहे थे, स्टुअर्ट लिन के साथ। ये काम कर रहे थे स्टुअर्ट लिन के साथ। इन्होंने क्या देखा ना, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो होता है, ये सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये चैप्टर 12th का है। तो उम्मीद मैं यही करता हूं कि तुम लोग 11th अच्छे से पढ़े होगे, ईमानदारी से पढ़े होगे और चीजें आती होंगी, है ना। तो यहां पे बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियोफाज होता है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस एलिमेंट होता है। तो जो बैक्टीरियोफाज होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बहुत ज्यादा क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। क्लियर है? तो बैक्टीरियोफाज अगर इस तरीके का एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तब तो बैक्टीरिया को दिक्कत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, 2 तरह के एंजाइम को बनाता है। क्या करता है, 2 तरह के एंजाइम को बनाता है। एक एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और एक एंजाइम का नाम है मिथाइलेज एंजाइम। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया डेवलप्स एंजाइम फॉर रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, किसके रेसिस्टेंस के लिए, पैथोजेन यानी कि बैक्टीरियोफाज से बचने के लिए ये 2 तरह का एंजाइम बनाता है। पहले एंजाइम का नाम क्या है, पहले एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और दूसरे एंजाइम का नाम क्या है, मिथाइलेज। इस एंजाइम का नाम हो गया मिथाइलेज। तो देखिए बच्चों, जो बैक्टीरिया होता है ना, नेचुरली ये बनाता है फ्रॉम रेसिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज से बचने के लिए
ये नेचुरली कितने तरह का एंजाइम बनाता है? 2 तरह का एंजाइम बनाता है, और इसको कंफर्म इन्होंने किया था। तो 2 तरह का एंजाइम बनाता है। चलो दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है ना, ये एंजाइम जब बैक्टीरिया बनाता है ना, तो ये क्लीव कर देता है, ये क्लीव कर देता है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफाज, मटेरियल एट स्पेसिफिक साइट। ये स्पेसिफिक साइट पे क्या करता है? क्लीव करता है। तो ये क्लीव कर देता है, लेकिन क्लीव ये तो काटने वाला काम कर रहा है, लेकिन ये कौन सा काम करेगा? क्या ये भी काटने का काम करता है? तो नहीं, ये मॉडिफाई करने का काम करता है। ये मिथाइल ग्रुप लगा देता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके एंड पे मिथाइलेशन कर देता है। तो ये क्या कर दिया? मॉडिफाइज, यानी कि मिथाइलेट्स द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया? मिथाइलेट कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया। इसकी वजह से अगर मान लो अपने डीएनए पे मिथाइलेशन कर देगा तो क्लीव करने से अपने आप को बचा लेगा, और बैक्टीरियोफाज को ये वाला जाके क्या कर देगा? क्लीव कर देगा। तो 2 तरह का एंजाइम रेसिस्टेंस के लिए बनाया गया कि नहीं बनाया गया? तो बिल्कुल बनाया गया। लेकिन चूंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, चूंकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का इंटरेस्ट इस तरह के एंजाइम पे नहीं है, हम लोगों का इंटरेस्ट इस वाले एंजाइम पे है। क्या निकल के सामने आया? इसका कंसेप्ट ये निकल के आया कि ये जो एंजाइम होता है वो खास खास जगहों पे, मेन स्पेसिफिक जगहों पे ये क्या करता है? क्लीव करता है। चाहे डीएनए जैसा भी हो, चाहे डीएनए किसी का भी हो, चाहे सीक्वेंस किसी का भी हो, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अगर वो मिल गया तो वहां पे काट देगा। तो यही ना चाहिए जी। अगर तुमको इंसुलिन को बनाने वाला डीएनए निकालना है तो जाहिर सी बात है उसको मेन जीनोम से काट के हटाना होगा, और मेन जीनोम से अगर काट के हटाना होगा तो उसके लिए एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो उस जगह पे जाके काटता हो, स्पेसिफिक जगह पे जाके काटता हो। तो हमको कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होगा। और एक तरीके से ये खास जगह पे जाके किसको काट रहा है? डीएनए को। डीएनए क्या है? मॉलिक्यूल। तो ये सीजर की तरह काम करता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। कैंची की तरह काम करता है। जैसे कपड़े को काटने के लिए नाप लगा के कैंची खास खास जगहों पे काटता है, उसी प्रकार से ये क्या करता है? मॉलिक्यूल में स्पेसिफिक साइट को पहचानने के बाद खास जगह पे काटता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? मॉलिक्यूलर सीजर। और ये एंजाइम अगर नहीं मिलता ना तो जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव नहीं था। अगर ये एंजाइम का डिस्कवरी नहीं होता, इस एंजाइम का बारे में ज्ञान नहीं होता, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम का जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा कोई भी चीज संभव नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। इस एंजाइम की वजह से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? पॉसिबल हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। अगर ये एंजाइम नहीं होता तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल होता? तो बिल्कुल नहीं होता। इसका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम कभी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम से डिजायर्ड डीएनए को निकाल ही नहीं पाएंगे, और जब हम निकाल ही नहीं पाएंगे तो तुम क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है इसका होना क्या था? बहुत जरूरी था। पहली बात है निकाल नहीं पाएंगे। अगर हम दूसरा न्यूक्लियस का एक्टिविटी करवा के निकाल भी लिए तो हम वेक्टर के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं निकाल सकते हैं, हम न्यूक्लियस का एक्टिविटी करेंगे निकाल लेंगे। हाँ निकालिए, बिल्कुल निकालिए, निकाल सकते हैं। अगर निकाल लिए तो वेक्टर के साथ जोड़ने का काम तुम संभव कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो बोलोगे ये कैसे हो सकता है? तो चलो वेट करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ता है, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो फिलहाल इसके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव नहीं था। कुल मिला के बात ये है। क्लियर है? अब चलो एक्शन थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर तुमको खुद हो जाएगा, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक्शन पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो हम ले लेते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ, किसका? इको R1 का।
इसका थोड़ा सा हम काम करने का तरीका समझते हैं। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इको R1, जो इको R1 होता है उसका स्पेसिफिक साइट क्या होता है? स्पेसिफिक साइट वेयर इको R1 क्लीव्स, स्पेसिफिक साइट जहां पे इको R1 क्या करता है? क्लीव करता है। तो देखो क्या होगा, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर मान लीजिए 5 डैश होगा तो इधर कौन सा डैश होगा? 3 डैश होगा, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। यहां पे हम सीक्वेंस को मार्क करने जा रहे हैं, जी है, ए है, ए है, टी है, टी है, सी है, और ये हो गया हमारा कौन सा इंड? 3 डैश इंड। यहां जी है तो यहां कौन होगा? सी होगा, यहां टी होगा, यहां टी होगा, यहां ए होगा, यहां ए होगा, यहां जी होगा, और ये कौन सा इंड होगा? 5 डैश इंड होगा। और इस तरीके से यहां पे हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देंगे। हम बस यहां पे सिंप्लीफाइड तरीके से बना रहे हैं तो सिंगल सिंगल हाइड्रोजन लाइन दिखा दे रहे हैं, लेकिन कभी भी सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। यहां पे जी और सी के बीच में, जी और सी के बीच में जिन्होंने भी सोचा है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितना होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर तो ऐसे ही लाइन हम दिखा देते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा डीएनए का एक छोटा सा नमूना बन के तैयार है, और हम दिखाना चाहते हैं कि इको R1 कहां काटता है। देखो इको R1 यहां से चालू करेगा मामला अपना। ये जो एंजाइम है ये कौन सा एंजाइम है? इको R1 है। और इको R1 अपना मामला चालू करेगा और उसको ये साइट चाहिए, उसको यही ढूंढना है। क्या ढूंढना है? GAATTC, इसको ये वाला साइट ढूंढना है। लेकिन यहां से ढूंढना चालू करेगा, आगे बढ़ रहा है, मिला क्या? नहीं मिला, मिला नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, लेकिन अब मिल गया। यहां मिला कि नहीं मिला? ये पूरे डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ। इको R1 को सपना तो नहीं आ रहा था कि सीक्वेंस यहीं पे प्रेजेंट है तो डायरेक्ट जाएंगे, चलो काट देते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा, कॉमन सेंस है। तो इको R1 यहां से चलता होगा तब पूरे डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी करता होगा, और स्टडी करने के बाद जहां जहां एक डीएनए पे एक ही ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा, बहुत जगह पे होगा, तो जहां जहां उसको ये सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां वो काटेगा कि नहीं काटेगा? तो बिल्कुल काटेगा। समझ में आया? तो बताइए, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पहला काम क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। दूसरा, ये स्पेसिफिक साइट पे क्लीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कर रहा है। उसी तरीके से इधर से भी पढ़ते हुए आएगा और यहां पे क्या कर देगा? क्लीव कर देगा। तो ये क्या है? क्लीव साइट है। ये क्लीव साइट ऑफ क्या है? इको R1 है। ये क्लीव साइट है, क्या है? इको R1 है। तो ये कहां पे काटता है? चलो ठीक है, स्पेसिफिक साइट तो इसका GAATTC ही है, लेकिन काटेगा कहां? 5 डैश की तरफ से देखना, G और A के बीच में काटेगा। काटेगा कहां? G और A के बीच में काटेगा। और देखो काटने का स्टाइल क्या रहेगा इसका, ये इस तरीके से यहां पे आया और ये बॉन्ड हटा देगा, ये बॉन्ड जो है वो क्या करेगा? हटा देगा। इस तरीके से यहां पे बॉन्ड काट दिया। तो खुद सोचो, ऐसे कैंची लेके आ रहे हैं, कैंची लेके आए, अंदर घुसा दिए और ऐसे किए और काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं और फिर बाहर निकल गए। तो इस दोनों को बिल्कुल ही अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इस तरीके से एक डीएनए के कितने फ्रैगमेंट बन गए? 2 फ्रैगमेंट बन गए। बना कि नहीं बना? तो बिल्कुल बना। तो इसको अगले वाले स्लाइड पे हम बना के दिखाते हैं, तब तक दिमाग में तुम लोग बनाने का प्रयास करो अपना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये क्या हुआ? यहां पे था G, काट दिए, और AATTC को क्या कर दिया? अलग कर दिया। AATTC को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। ये 3 डैश प्राइम है और ये कौन सा है? 5 डैश है। G के साथ कौन जुड़ा होगा? C जुड़ा होगा। C के साथ कौन है? T है, T है, A है, A है। क्लियर है? और यहां पे ये इसका डीएनए का सीक्वेंस है। ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? है ना? यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देना है और यहां C के साथ कौन जुड़ा हुआ है? G जुड़ा हुआ है।
और बाकी ये दोनों कट गया है, और इस तरीके से ये वाला स्ट्रैंड इधर है। बताइए ऐसा ही ना फ्रैगमेंट बनेगा जी, ऐसा ही बनेगा कि कुछ और बनेगा? देखो अगर काट के हटाएंगे तो G और G के साथ ये CTTA साथ में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दिखाए हैं G के साथ CTTA आएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इधर AATTC G के साथ चला गया कि नहीं चला गया? तो देखो AATTC G के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो फ्रैगमेंट बना कि नहीं बना? तो दो फ्रैगमेंट बना। तो बाय एक्शन ऑफ इको R1 हम कह सकते हैं बाय एक्शन ऑफ echo R1 on given DNA टू फ्रैगमेंट्स फॉर्म। कितना फ्रैगमेंट बना है? दो फ्रैगमेंट बना है, टू फ्रैगमेंट फॉर्म्स। ये दो फ्रैगमेंट रहा, तो दो फ्रैगमेंट बन चुका है क्योंकि हमने सीक्वेंस यही वाला दिया है, तो इसके हिसाब से एक ही सीक्वेंस है, तो यहां काटा होगा, अलग कर दिया, दो फ्रैगमेंट बन गया। अब ध्यान दो दोनों फ्रैगमेंट पे, यहां तक सब डबल स्ट्रैंड है कि नहीं है? यहां तक सब डबल स्ट्रैंड है कि नहीं है? और ये G और C तक भी डबल स्ट्रैंड है, लेकिन ये बेचारा क्या कर रहा है? ये तो डबल स्ट्रैंड नहीं है, ये तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया है ना, ये डबल स्ट्रैंड तो नहीं है, ये तो अकेला हो गया। और एक और चीज देखिए, ये पूरा डबल 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 साथ चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ ये लटक गया, ये अकेला ना है जी, इधर तो कोई इसका दोस्त है ही नहीं, तो ये लटक गया है, तो ये हैंगिंग सीक्वेंस है कि नहीं है? क्या है? हैंगिंग सीक्वेंस है। सेम कहानी इधर डबल चल रहा है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस है? हैंगिंग सीक्वेंस है। और अगर इस दोनों को हम पास पास आने देंगे, ध्यान से सुनना, अगर इस दोनों को हम पास पास आने देंगे तो बताइए तो जरा, ये A इस T के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। ये A इस T के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। ये T इस A के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो हाँ बिल्कुल जुड़ेगा। और ये T इस A के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो हाँ बिल्कुल जुड़ेगा। तो बताओ, ये दोनों अभी तो फिलहाल लटकता हुआ एंड है। कौन सा एंड है? ओवर हैंगिंग एंड है, लेकिन चिपकने को तैयार है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। चूंकि ये एंड चिपकने को तैयार है, इसीलिए एंड, इस एंड को हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड। कौन सा एंड कहते हैं? स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। इसको स्टिकी एंड कहेंगे या फिर कौन सा एंड कहेंगे? कोहेसिव एंड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ओवर हैंगिंग सिंगल stranded sequence which are complementary to each other, which are complementary to each other of both fragment, दोनों फ्रैगमेंट का है ना, of both fragment। ठीक है, तो इस एंड को कहा जाएगा, these ends called, these end called, कौन सा एंड कहा जाएगा? बिल्कुल सही, स्टिकी एंड कहा जाएगा। और नहीं तो कौन सा एंड कहा जाएगा? कोहेसिव एंड कहा जाएगा। तो स्टिकी एंड कहा जाएगा, और नहीं तो कौन सा एंड कहा जाएगा? कोहेसिव एंड कहा जाएगा। तो बताओ ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये दोनों एंड लटकता हुआ सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस है, और ये चूंकि अगर पास पास लाया जाएगा तो जुड़ने की संभावना है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब जो है ये दोनों एक दूसरे के जैसा नहीं, एक दूसरे के उल्टा है, क्योंकि यहां TTAA है, यहां AATT है, मतलब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। T की जगह A है, T की जगह A है, A की जगह T है, A की जगह T है। तो आराम से एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो हाँ चाहेगा। तो ये दोनों आराम से कौन सा बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। मेहनत हमको नहीं करना पड़ेगा, चिपकने को खुद ही तैयार है। इस प्रकार के एंड को कौन सा एंड कहा जाएगा? स्टिकी एंड कहा जाएगा। तो बताइए स्टिकी एंड बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो इको R1 नाम का एंजाइम है, ये कौन सा एंड प्रोवाइड करता है? इको R1 प्रोवाइड करता है स्टिकी एंड। ये कौन सा एंड प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है स्टिकी एंड।
क्लियर हो चुका है। तो ये स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा किसके बारे में, इको R1 के काम करने के तरीके के बारे में। लेकिन अब हमारे मन में यहां सवाल आ रहा है कि क्या हर प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ध्यान से सुनना जवाब, क्या हर प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टिकी एंड ही बना के देगा? फटाफट बताना, क्या हर प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टिकी एंड ही बना के देगा? दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या हर प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टिकी एंड ही बना के देगा? तो काफी समय हो चुका है, आंसर तुम लोग सोच चुके होंगे। तो जवाब है नहीं, सिर्फ स्टिकी एंड बना के नहीं देगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं वो दूसरे प्रकार का एंड भी बना के देते हैं, जिसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। तो चलिए उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्लियर है? तो उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ hind 2, taking an example of hind 2। ठीक है, इस एंजाइम का हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक साइट वेयर hind 2 cleaves DNA इज, कौन सा साइट है? तो ये साइट है इस तरीके से, यहां पे होगा GT और GT के बाजू में कोई सा भी पायरामिडीन ले लेना, कोई सा भी क्या ले लेना, पायरामिडीन ले लेना। अब वो पायरामिडीन जो है वो C भी हो सकता है और वो जो है हमारा T भी हो सकता है, क्योंकि DNA है तो जाहिर सी बात है U तो होगा नहीं। इतना तो हम समझ के चलते हैं कि तुमको ये बेसिक जानकारी है, क्योंकि DNA में एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। यूरासिल नाम का पायरामिडीन डीएनए के अंदर पाया नहीं जाता है। तो यहां कोई सा भी पायरामिडीन ले लेना और पायरामिडीन के बाजू में कोई सा भी क्या ले लेना, प्यूरीन ले लेना, कोई सा भी प्यूरीन ले लेना और यहां पे क्या ले लेना, AC। और इस तरीके से ये हमारा 3' हो गया और ये 5' हो गया। अब यहां पे G के साथ कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, T के साथ A आ जाएगा और पैरामिडीन है तो इसके साथ कौन पेयर बनाएगा, प्यूरीन बनाएगा। पैरामिडीन के साथ कौन बनाएगा, प्यूरीन बनाएगा। और यहां पे प्यूरीन के साथ कौन बनाएगा, पैरामिडीन बनाएगा। यहां पे पैरामिडीन बनाएगा और यहां पे कौन होने वाला है, G होने वाला है, सॉरी A है ना, तो A के साथ कौन जुड़ता है, T जुड़ता है। तो यहां पे आने वाला है T और यहां पे कौन आने वाला है, G, है ना। ये इस तरीके से यहां पे बनके तैयार हो गया। यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अब इस पे तो डिपेंड करता है कौन सा है। यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखिए ये जो हाइंड 2 नाम का एंजाइम है, ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है। ठीक है, तो हाइंड 2 नाम का जो एंजाइम है वो चलेगा, यहां से उसका गाड़ी निकलेगा। यहां पे हाइंड 2 है, यहां पे हाइंड 2 है, ये चला, आगे बढ़ रहा है, 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 मिल गया इसको। इसी को तो ढूंढ रहा था, इसी को ढूंढ रहा था, मिल गया। ये मिला तो देखा अच्छा G है, नहीं काटेगा, T है, नहीं काटेगा, पैरामिडीन है, चलो यहीं पे काट देगा। ये कहां काटेगा, पैरामिडीन और प्यूरीन के बीच में काटेगा और इधर साइड से भी यहीं पे काट देगा। तो ये क्या है, क्लीव साइट ऑफ, ये है क्लीव साइट ऑफ, किसका क्लीव साइट है, हाइंड 2 का है। और ये भी क्लीव साइट है, ये भी क्लीव साइट है, किसका क्लीव साइट है, हाइंड 2 का है ना। तो ये हाइंड 2 का क्लीव साइट है। अब बताइए जरा, अगर कट जाएगा तो कैसा डीएनए दिखाई देगा, तो डीएनए का सीक्वेंस जो होगा वो कुछ इस कदर दिखाई देगा। GT पैरामिडीन अलग हो गए भाई साहब, GT पैरामिडीन ये अलग हो चुके हैं और प्यूरीन वाले भाई साहब अलग चले गए हैं। प्यूरीन जो है वो अलग हो गया है क्योंकि इन्हीं दोनों को तो काट के अलग कर दिया और AC जो है वो क्या हो गया है, यहां पे है।
यहाँ पे 3' प्राइम आया और यहाँ पे इस तरीके से आएगा तो यहाँ कौन होगा, जी के साथ कौन जुड़ा होता है, सी, और यहाँ कौन जुड़ा होता है, ए। यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे कौन होगा, प्यूरीन होगा। यहाँ पे जो होगा वो कौन होगा, प्यूरीन होगा। इस तरीके से बॉन्ड है, और यहाँ भी भाई साहब अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पे कौन होगा, पैरामिडीन होगा। ये इस तरीके से आ चुका है। ए के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन होगा, टी, और यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन होगा, जी। और इस तरीके से ये 5' प्राइम है। बताइए तो जरा 2 फ्रैगमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 2 फ्रैगमेंट यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फ्रैगमेंट ये रहा, एक फ्रैगमेंट ये रहा। अब 2 फ्रैगमेंट बन गया, लेकिन क्या इन दोनों फ्रैगमेंट में कहीं भी लटकता हुआ सिंगल स्ट्रैंड है कि नहीं है। देखो डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। देखिए इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, कोई सिंगल है ही नहीं। सेम चीज इधर भी देखिए, डबल 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 डबल, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, कोई भी सिंगल है ही नहीं। अब दोनों ही चूंकि डबल में है, कोई भी लटकता हुआ सिंगल नहीं है, तो क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रेच वगैरह वगैरह कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। अगर हम छोड़ भी देंगे तो क्या यहां पे चिपकने के लिए वो जो इंटेंसिटी है जो यहां था, क्या वैसा कुछ यहां पे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये कौन सा इंड हो गया है, ये बिल्कुल ब्लंट है। ये बिल्कुल क्या है, ब्लंट है। जैसे चाकू होता है ना, तो चाकू में धार लगाते हैं तो आगे से नुकीला करते हैं, पीछे से मोटा रहता है। तो जो नुकीला वाला हिस्सा होता है वो क्या है, अलग से निकला हुआ इंड होता है। लेकिन अगर एकदम बराबर में काट दें, अगर एकदम बराबर में क्या कर दे, काट दें, जैसे अगर उसको हम क्या कर दें, ब्लंट कर दे, अगर हम उसको आम भाषा में कहें तो भोथा, ब्लंट कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उसको ब्लंट कहा जाएगा। मतलब कुछ भी हल्का सा भी निकला हुआ इंड नहीं होगा, भोथा इंड होगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्लंट इंड कहा जाएगा, फ्लस इंड कहा जाएगा। तो ब्लंट इंड कहो या फ्लस इंड कहो। तो अब चूंकि यहां जगह है नहीं, तो अगले वाले पे लिख के दिखाते हैं कि क्या है। तो हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। यहां पे क्या रहेगा, जी टी के बाजू में कौन है, पायरामिडीन है, और प्यूरीन वाले भाई साहब अलग हो गए हैं, प्यूरीन है, ये यहां पे रहा, और कौन है, ए और सी है। ये कौन सा प्राइम है, 3' प्राइम है, और ये कौन सा प्राइम है, 5' प्राइम है। यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पे सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसके साथ कौन होगा, प्यूरीन होगा, और यहां पे इसके साथ कौन होगा, पैरामिडीन होगा, इसके साथ कौन होगा, पैरामिडीन होगा, और यहां कौन हो जाएगा, ए के साथ टी, जी, और ये आपस में जुड़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3, कितना, 2, यहाँ डिपेंड करता है क्या लिए हो, यहाँ डिपेंड करता है क्या लिए हो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना होगा, 3, बाकी रिप्रेजेंटेशन सिंगल से दिखा दे रहे हैं। ये रहा 3' और वो रहा इस तरीके से। 2 इंड बन के तैयार हो चुका है। ये कौन सा इंड है, ब्लंट, ये भी कौन सा इंड है, ब्लंट। ये दोनों इंड जो है वो कौन सा इंड है, ब्लंट इंड है। तो हम बोल सकते हैं नो ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस, so these ends called blunt end or flush end। ये या तो क्या इंड कहलाएगा, ब्लंट इंड कहलाएगा, या फिर ये क्या कहलाएगा, फ्लस इंड कहलाएगा। तो ये यहां पे बन के तैयार हो गया है। तो देखो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तो दोनों तरह का इंड बना रहा है। जितने लोगों ने सोचा था कि नहीं 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 एक ही बनाता होगा, तो ये कभी मत सोचना कि जो तुमको आता है या जो तुम चाहते हो कि तुम सुनो वैसा ही हर हमेशा नहीं होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज द इंपॉर्टेंट टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बिना कोई भी काम संभव नहीं था। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा थोड़ी है कि संभव नहीं था तो हम बोलेंगे नहीं नहीं होता ही नहीं है। अरे होता है भाई, होता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दोनों तरह का इंड बनाता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार के इंड बनाते हैं, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का कुछ एग्जाम्पल है जो इस प्रकार का इंड बनाता है। तो बताइए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दोनों प्रकार का इंड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? तो बना सकता है। तो एकदम बीच में काटेगा तो ये वाला इंड बनेगा,
अगर बीच में छोड़कर, सेंटर में छोड़कर कहीं भी काटेगा तो कौन सा इंड बनाएगा, ये वाला बनाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहे थे, इसका साइड तो ये ना था, तो इसका साइड क्या था, GAATTC था। तो अगर GAA और TTC के बीच में काटता, तो बीच में अगर काटा तो ब्लंट इंड बनता, लेकिन क्या ये बीच में काटा है, नहीं। अदर देन सेंटर, सेंटर के अलावा कहीं और पे काटेगा तो कौन सा इंड बनेगा, तो बनेगा स्टिकी इंड बनेगा। और अगर एकदम सेंटर में काटेगा तो कौन सा इंड बनेगा, ब्लंट इंड बनेगा। तो हाइंड टू कौन सा इंड बनाता है, ब्लंट इंड बनाता है। इको R1 कौन सा इंड बनाता है, स्टिकी इंड बनाता है। क्लियर है? आप फटाफट सोच के बताओ जरा कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बेनिफिशियल होगा, जो ब्लंट इंड बनाता है या जो स्टिकी इंड बनाता है। क्लियर है? उम्मीद है दिमाग में आंसर आ गया होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही चाहिए। जो एंजाइम स्टिकी इंड बनाता होगा वही हमको चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लफड़ा करें और उसमें ज्यादा एंजाइम का इंट्रोडक्शन किया जाए। संभव तो हम ब्लंट इंड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हम वही एंजाइम उठाना पसंद करेंगे जो एंजाइम कौन सा इंड बनाता है, स्टिकी इंड बनाता है। क्योंकि इस एंजाइम की मदद से चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, और आसान ही करना ज्यादा बेहतर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंजाइम हम लेना पसंद करेंगे। तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। आगे हम इतना बड़ा नाम ना लिखकर इसको शॉर्ट फॉर्म में RE लिखेंगे, तो समझ जाना RE जहां लिखा हो उसका मतलब यही है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज दैट फॉर्म्स स्टिकी एंड is important for genetic engineering, is important for genetic engineering। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के बारे में। और कैसे काम करता है वो समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइए जरा। ये जो क्लीव साइट है, क्लीव साइट ऑफ इको R1 वो क्या है, फटाफट। इको R1 का क्लीव साइट क्या है, तो क्लीव साइट है GAATTC, है ना, और इधर हो जाएगा CTTAAG, है ना। यही क्लीव साइट होगा, यही क्लीव साइट होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि काट कहां पे रहा है। ये कौन सा इंड हो जाएगा 3', ये कौन सा इंड हो जाएगा 5', और ये जो है वो कौन हो जाएगा 5', ये कौन सा हो जाएगा 3'। कहां काटना है, तो यहां पे काटेगा और यहां पे काटेगा। तो अगर ये सीक्वेंस कहीं पे मिला, अगर ये सीक्वेंस कहीं पे मिला, इसका मतलब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसका, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसका, इको R1 का। तो इको R1 का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो यही होता है, और वो काटता कहां है, तो G और A के बीच में, G और A के बीच में। तो एक चीज गौर करना, इसके सीक्वेंस को ध्यान से देखना, 5' की तरफ से पढ़ना GAATTC, फिर 5' से पढ़ना GAATTC, उल्टा सीधा एक जैसा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस होता है, इसका ही नहीं, इसका ही नहीं, चलिए पुराने वाले का भी पढ़ लेते हैं जरा, पुराने वाले का भी पढ़ लेते हैं। GT पैरामिडीन प्यूरीन AC, GT पैरामिडीन प्यूरीन AC। क्या समझ में आ रहा है, ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होते हैं ना, कॉमन टर्म बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होते हैं ना, उनका जो क्लीविंग साइट होता है उसमें या तो 4 सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 7 होता है, या तो 8 होता है। यानी कि कितना हो सकता है, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, चाहे वो PST1 हो, चाहे वो PVU1 हो, चाहे वो PVU2 हो, चाहे वो इको R5 हो, चाहे वो इको R1 हो, चाहे वो बाम H1 हो, चाहे वो हाइंड 2 हो, चाहे वो हाइंड 3 हो। बतेरे पड़े हैं, बड़े बहुत एंजाइम है, भरा हुआ है एंजाइम,
हम लोगों को 4-5 के इर्द गिर्द ही रहना है। तो ये जितने भी एंजाइम है ना, इन सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो क्लीविंग साइट होता है ना, वो क्लीविंग साइट में जो सीक्वेंस होगा, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, वो मिनिमम 4 न्यूक्लियोटाइड तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम 8 न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। तो क्या समझ में आता है? द क्लीविंग साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस। क्लियर हो चुका है? प्लस ये उल्टा सीधा एक समान है कि नहीं है? तो ये पैलिंड्रोमिक होता है। कैसा सीक्वेंस होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो हम बोल सकते हैं, अगले वाले स्लाइड पे हम थोड़ा देख लेते हैं इस वाले चीज को, है ना। तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो स्पेसिफिक साइट होगा वो क्या होगा? आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है? वो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। मतलब उल्टा सीधा अगर रीड किया जाए तो एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जैसे फिर देखिए, GAATTC, GAATTC, उल्टा पढ़ रहे हैं तो भी वही, ये पढ़ रहे हैं तो भी वही। इसका मतलब जो है वो क्या है? उल्टा सीधा एक समान। क्लियर है? अगला उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ कितना? 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। फिलहाल इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है? 6 है। यहां पे 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है, लेकिन किसी में 4 भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है, किसी में 8 भी हो सकता है। तो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा और ये कैसा होगा? पैलिंड्रोमिक होगा। क्लियर है? और एक समझने वाली बात, अगर मान लीजिए सेंटर में काटता है तो कौन सा एंड बनाएगा? ब्लंट एंड बनाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव्स इन सेंटर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस के सेंटर में अगर काटेगा तो कौन सा बनेगा? ब्लंट एंड बनता है। ब्लंट एंड फॉर्म, दिमाग लगाना, समझ में आया होगा, उम्मीद यही रखते हैं। ब्लंट एंड बना होगा। और यहां पे इफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव्स एट पोजीशन अदर देन सेंटर, सेंटर के अलावा कहीं पे काटता है, तो इसका मतलब कौन सा एंड बनेगा? स्टिकी एंड बनेगा। कौन सा एंड बनेगा? स्टिकी एंड फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर सेंटर में काटता है तो ब्लंट एंड बनेगा। तो ये सब जो है ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन डालेगा, लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन डालेगा, कि जैसे कोई एंजाइम का ABCD का नाम लिख देगा और एंजाइम का नाम लिखने के बाद बोलेगा क्या कि एक एंजाइम है, उसका ये सीक्वेंस है और वो सेंटर पे काटता है तो स्टिकी एंड बनता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर वो सेंटर पे काटता है तो बीचों बीच काट देगा, और बीचों बीच काट देगा तो लटकने वाला कोई एंड रहेगा ही नहीं, और लटकने वाला कोई एंड रहेगा ही नहीं तो वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं, और अगर होगा ही नहीं तो जुड़ने में दिक्कत आएंगी। कौन सा एंड बनेगा? ब्लंट एंड बनेगा। तो अगर सेंटर पे काटा तो ब्लंट एंड बनेगा, सेंटर के अलावा कहीं भी काटा कौन सा एंड बनेगा? स्टिकी एंड बनेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग को आसान करने के लिए कौन सा एंजाइम लेना बेहतर है बच्चों? तो ये वाला एंजाइम लेना बेहतर है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा एंड फॉर्म करके देता है? स्टिकी एंड फॉर्म करके देता है। तो बताइए, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के काम करने का तरीका क्लियर हुआ है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताना समझ में आया कि नहीं आया, या फिर अगर कोई दिक्कत है तो वो भी तुम वहां पे लिख देना, जिसकी वजह से उन प्रॉब्लम्स को हम अगले वाले लेक्चर में सॉल्व कर देंगे, ताकि उनकी कठिनाई दूर कर दी जाएगी। क्लियर है? तो ये तो हो चुका है हमारा किसके बारे में? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ना जरूरी है, यहाँ हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो पढ़ पाते हैं वो साइंटिस्ट के ही मेहनत का कमाल होता है, तो उनका नाम याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है।
तो आर्बर ने ही एक्चुअली में एक्सप्लेन किया था, आर्बर एक्सप्लेन्ड अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन्होंने ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया था। फिर आते हैं एक रिसर्चर जिनका नाम है हैमिल्टन स्मिथ। इन्होंने चेक किया था कि ये जो बताया जा रहा है ये सही बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। तो इन्होंने डिस्कवर किया हाइंड 2 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और उसके एक्शन को स्टडी किया, स्टडीड इट्स एक्शन। तो उनके एक्शन को इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और फिर आते हैं एक तीसरे रिसर्चर जिनका नाम है नेथन्स, इनका नाम है नेथन्स, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के इंपॉर्टेंस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में उन्होंने लाया है, जेनेटिक्स में उन्होंने लाया है। तो एक्सप्लेन्ड इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन जेनेटिक्स में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये इन्होंने बताया। इसी वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था, अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। और देना भी चाहिए क्योंकि आज यही हैं जिनकी वजह से हम ये चीजें इतनी आसान तरीके से समझ पा रहे हैं, और यही हैं जिन्होंने बताया कि अच्छा इसका तो हम इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ना हम आराम से इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां मन वहां काटते हैं और फिर जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद किसी के अंदर भी भेज के और प्रोडक्ट को बनवा लेते हैं। तो यही तो है जिनकी वजह से ये चीजें हमारे अंदर समझ में आई हैं। और इससे एक और चीज समझ में आया, सबसे पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है, हाइंड 2 है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो कौन सा एंजाइम है, वो हाइंड 2 है। क्लियर है। और हाइंड 2 कौन सा एंड बनाता है, प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ये बनाता है ब्लंट एंड। तो इसलिए ये उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो लगभग जो है यहां पे लगभग 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ऑब्टेन किया गया है ना, 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया से। यानी कि इससे एक चीज समझ में आता है कि एक बैक्टीरिया एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नहीं फॉर्म करता है, एक बैक्टीरिया एक से ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। जैसे देखो ना, इको R1 इको R5, PST1 PST2, PVU1 PVU2, यानी कि PVU से ही 1 और PVU से ही दूसरा वाला आया। उसी तरीके से हाइंड 2 हाइंड 3, इसका मतलब है कि एक बैक्टीरिया मोर देन यहां पे कितना बना सकता है, 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता है। तो हम कह सकते हैं मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस obtained from 230 डिफरेंट बैक्टीरिया। तो डिफरेंट बैक्टीरिया से इतने ज्यादा जो है वो क्या बनाए जा चुके हैं, 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ऑब्टेन किया जा चुका है। तो इससे ये लाइन क्लियर होता है कि हाँ, एक बैक्टीरिया एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर है बात अपना। तो यहां पे हमारा खत्म होता है ऑल अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर कोई भी परेशानी हो फटाफट लिख के बताना, अगले वाले में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा दूसरा टूल क्या था, हमारा दूसरा एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज। हमारा दूसरा जो था उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना। दूसरा जो टूल था उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ध्यान देना, अगर मान लो हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया और ये डीएनए है हमारा, ये हमने आइसोलेट कर लिया है। तो डीएनए अगर हम आइसोलेट किए होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म से निकाले होंगे, जैसे मानो ना इंसुलिन बनाने वाला डीएनए निकालना है तो ह्यूमन के पैनक्रियाज का छोटा सा टुकड़ा लिए होंगे और उसमें से हम इंसुलिन बनाने वाले डीएनए को छांट लिए होंगे। कितना मिल गया होगा तुमको, बहुत सारा डीएनए मिल गया होगा क्या,
बिल्कुल नहीं मिला होगा, बहुत कम मिला होगा। और जब बहुत कम डीएनए मिला होगा तो आगे जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है क्या उसमें तुमको सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी है? तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें? हम ये करेंगे, अगर हम ऐसा किए कि डीएनए निकाल लिए, अगला स्टेप पे चले गए, काम हो गया फेल, तो डीएनए बर्बाद। तो फिर डीएनए निकालो, फिर फेल हो गया तो फिर डीएनए निकालो, फिर फेल हो गया तो निकालते रहो, यही काम करते रहो। तो क्या कुछ सफल हो पाएगा? कुछ सफल नहीं हो पाएगा। तो आसान तरीका क्या रहेगा? आसान तरीका ये रहेगा कि डीएनए अगर निकाल लिए हो तो पहले उसका नंबर बढ़वा लो। अगर डीएनए निकाल लिए हो तो पहले उसका क्या कर लो? नंबर बढ़वा लो, और नंबर बढ़वा के स्टोर कर लो। और स्टोर करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के जितना बार फेल करना है फेल करते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है? कम से कम इसके बाद ही ना काम होगा जी। अगर हम डीएनए निकाले और सारा का सारा यूज कर दिए, अब फेल हो गया तो सब बर्बाद, अब फिर से निकालिए अपना। तो इतना काहे को लफड़ा करेंगे? पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो बेटर क्या तरीका होगा? डीएनए निकालिए और उसके नंबर को बढ़ाइए। तो नंबर ऐसे ही तो उड़ के नहीं बढ़ जाएगा, अपने आप तो नहीं बढ़ जाएगा, कोई ना कोई बढ़ाएगा। तो कौन बढ़ाएगा? ये एंजाइम उसको बढ़ाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ये एंजाइम जो है वो उसको बढ़ाने में क्या करने वाला है? मदद करने वाला है। क्लियर हो चुका है? तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ डीएनए, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ ऑब्टेन्ड डीएनए। ऑब्टेन्ड डीएनए, क्योंकि जो डीएनए ऑब्टेन होता है वो बहुत कम मात्रा में ऑब्टेन होता है, तो उसको एम्प्लीफाई करने के लिए, उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हमको इस एंजाइम की आवश्यकता होती है। अभी मत पूछना कैसे नंबर बढ़ेगा, हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, आगे के लेक्चर्स में वो चीजें डाली जाएंगी। हम नाम सिर्फ बता देते हैं। एक टेक्निक है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसी टेक्निक के माध्यम से हम आराम से ये वाला काम जो है वो क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। क्लियर है बात सभी लोगों को? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे इसका एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, ये कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चीज समझ में आ गया। अब तभी से डीएनए काट ही रहे थे, है ना? तभी से डीएनए काट ही रहे थे। अब चलिए जोड़ लेते हैं। तभी से काट रहे थे, अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये क्या करता है? ये लाइगेट करता है। ये लाइगेट करता है, लाइगेट्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। स्ट्रैंड बोलना थोड़ा गलत होगा, फ्रैगमेंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो ये लाइगेट करता है फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के फ्रैगमेंट को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। लाइगेट मतलब जोड़ना, ये जोड़ देता है। तो लाइगेट मतलब क्या हो गया? जोड़ना, जोड़ देता है। चलो ये तो हम याद कर लिए कि जोड़ देगा, लेकिन तोड़ देगा तो कौन सा बॉन्ड तोड़े थे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हो चाहे किसी भी प्रकार का न्यूक्लिएज हो, अगर हमको डीएनए को दो फ्रैगमेंट में तोड़ना था तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ रहे थे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, forms phosphodiester bond, forms phosphodiester bond। तो ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने वाला, और इंडोन्यूक्लियस था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाला। क्लियर हो गया? तो अगर तुम काट दिए तो अब जोड़ना भी तो है अगले के साथ। जैसे हमने डीएनए निकाला तो काट के निकाल लिया होगा, और निकालने के बाद वेक्टर में जोड़ोगे ना जी, जो कल बताए थे कि उसका गाड़ी, डीएनए का जो व्हीकल होता है उसको वेक्टर कहते हैं, तो उसके साथ जोड़ोगे ना। तो जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए
डीएनए निकालना है तो काटना होगा, सोचना 3 लाइन में खत्म करेंगे। डीएनए निकालना है तो काटना होगा, काटने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होगा। अब उसका नंबर बढ़ाना है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, तो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज नाम का इस्तेमाल होगा। और अगर मान लीजिए अब तुम नंबर बढ़ा भी दिए और प्लाज्मिड के साथ जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का इस्तेमाल होगा, डीएनए लाइगेज नाम का इस्तेमाल होगा। तो ये 3 एंजाइम क्या क्या काम करता है वो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये था किसके बारे में, ऑल अबाउट द एंजाइम्स। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला टूल कौन था, अगला टूल था, टूल मतलब हथियार, अगला टूल कौन है, वेक्टर है। जो अगला टूल है वो है हमारा कौन, वेक्टर। ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, ये बायो वाला वेक्टर है। नाम है व्हीकल ऑफ डीएनए। ये कौन है, व्हीकल ऑफ डीएनए। ये डीएनए को ढोने वाला है। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिजायर्ड डीएनए टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का काम करता है, तो ये है वेक्टर। अच्छा एक चीज क्लियर कर लेना, वेक्टर भी जेनेटिक मटेरियल ही होता है, वेक्टर भी डीएनए ही होता है और कुछ नहीं होता है, क्लियर है। वेक्टर भी डीएनए होता है। और रेट्रोवायरस का केस अगर हम लेंगे तो पहले आरएनए और उससे हम सीडीएनए बना लेंगे। तो कुल मिला के वेक्टर जो है वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है, ये कोई नया चीज मतलब प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट ये सब नहीं होता है। वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डीएनए ही होता है। मोस्ट कॉमन वेक्टर जो है वो कौन है, प्लाज्मिड है। बहुत सारा वेक्टर बताया जाएगा, जैसे प्लाज्मिड एक वेक्टर का नाम है, उसी तरीके से बैक्टीरियोफाज भी वेक्टर के रूप में काम करता है, जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफाज हो गया, उसी तरीके से M13 फाज हो गया, कॉस्मिड हो गया, फाज्मिड हो गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन जो होता है ट्रांसपोजोन वो भी हो गया, इसके अलावा रेट्रोवायरस हो गया। तो ये सब भरे हुए हैं नाम, सब नाम बताया जाएगा, लेकिन पहले समझ तो लें कि काम कैसे करता है। तो जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है वो कौन है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड सभी लोगों को पता होगा। जो प्लाज्मिड होता है अगर इसकी बात करें तो ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, ये अपने आप रेप्लिकेट करता है। इसको रेप्लिकेट करवाने के लिए बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल कंटेंट होता है जेनेटिक मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। प्लस प्लाज्मिड में किसी भी प्रकार का वाइटल जीन नहीं होता है जो बैक्टीरिया के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसी भी प्रकार का वाइटल जीन नहीं होता है जो बैक्टीरिया के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्रोमोसोमल डीएनए में होता है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए है जो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है उसके अंदर वाइटल जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लाज्मिड सेल्फ ऑटो रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ इसके पास वो सब जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन सब पाया जाता है, तो वो सब इसके पास जरूर होता है। किसके पास, प्लाज्मिड के पास होता है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो कौन है वेक्टर का, वो है प्लाज्मिड। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमेशा कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्लाज्मिड कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। और कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये कभी भी लीनियर नहीं हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। जैसे यूकैरियोट का जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है वो लीनियर होता है ना। और जो क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोट का होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये सर्कुलर डीएनए है, क्रोमोसोमल की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट का क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर होता है,
यूकैरियोट का न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। अच्छा, ये लाइन हम क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, क्या यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं पाया जाता है, बताओ तो जरा। तो हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। अगर एनिमल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, अगर प्लांट है तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जगह पाया जाएगा। इसका मतलब उसको हम लोग न्यूक्लियर डीएनए तो नहीं ही कहेंगे। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हम कैसे कह सकते हैं न्यूक्लियर डीएनए है, तो उसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और नहीं तो बोलो साइटोप्लाज्मिक डीएनए। कौन सा डीएनए कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहेंगे। तो हमारे अंदर भी जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है ना, वो सर्कुलर होता है। तो जितना भी यूकैरियोट है, अगर साइटोप्लाज्मिक डीएनए है तो सर्कुलर ही होगा, अगर न्यूक्लियर डीएनए है तो लीनियर होगा, अगर क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया है तो सर्कुलर होगा, और प्लाज्मिड तो खैर हमेशा सर्कुलर होगा। और कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, present in bacteria autonomous replicating property, autonomously replicating property, मतलब इसको क्रोमोसोमल के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, तो ये तो हो गया प्लाज्मिड के बारे में कुछ ज्ञान की बातें, है ना। प्लाज्मिड के बारे में कुछ ज्ञान की बातें कि डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर डीएनए है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। साथ ही साथ प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो खैर वो चीजें आगे आती जाएंगी, लेकिन ये ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मिड का एक कॉमन एग्जांपल लेंगे और उसको लेके हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेक्टर जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है। तो हम एक प्लाज्मिड यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर चूंकि वो आर्टिफिशियली डिजाइंड है तो उसके अंदर की चीजें हमें पता है और अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए उसी का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल है बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ PBr322 वेक्टर, है ना। PBr322 वेक्टर, ये क्या है PBr322? P मतलब प्लाज्मिड, ये P मतलब क्या है, प्लाज्मिड है। BR जिन्होंने इसको बनाया है ना, बॉलिवर एंड रॉड्रीग्रेज, इन्होंने ही इसको डिजाइन किया है, इसलिए इनका भी नाम तो यहां लिखना बनता है। तो बॉलिवर एंड रॉड्रीग्रेज। और 322 किस ऑर्डर में बनाया गया, ऑर्डर इन विच प्लाज्मिड डेवलप्ड, किस ऑर्डर में प्लाज्मिड को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये इसका पूरा नाम हुआ। तो PBr322 क्या है, तब P का मतलब है कि ये एक प्लाज्मिड है। किन्होंने बनाया, तो इन्होंने बनाया, बॉलिवर और रॉड्रीग्रेज ने बनाया। और किस ऑर्डर में बनाया, तो 322 ऑर्डर जो है उस पे बनाया गया है, प्लाज्मिड को डेवलप किया गया है। तो कुल मिला के कहानी निकल के आया PBr322 एक प्लाज्मिड है। तो PBr322 किस प्रकार का प्लाज्मिड है, तो ये आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है। ये कौन सा प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है ना। तो ये तो खैर हो गया कि हम समझ गए कि ये एक प्लाज्मिड है जो इस तरीके से काम करता है। अब चलिए देखते हैं काम करता है ये नहीं समझे, लेकिन ये क्या चीज है वो हम समझ गए। तो पहले स्ट्रक्चर हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये PBr322 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है? तो जानने के लिए इच्छुक हैं कि बिल्कुल देखा जाए स्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये PBr322 का स्ट्रक्चर पे भी कमांड होना चाहिए, क्योंकि हमारे NCERT में सिर्फ इसी का डायग्राम दे रखा है। हालांकि कंसेप्ट तो उसने दो प्लाज्मिड का दिया है, एक PBr322 का दिया है और एक PUC8 का भी कंसेप्ट दिया है, लेकिन जो डायग्राम दिया है वो PBr322 का दिया है। तो खैर हम तो डायग्राम दोनों का पढ़ेंगे ताकि तुमको चीजें आसान से समझ में आए। तो हम लोग यहां देखने जा रहे हैं PBr322 का फिगर।
तो जैसा कि मैंने बताया PBr322 क्या है, तो वो एक प्रकार का प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड है तो सर्कुलर डीएनए ही होगा। सर्कुलर डीएनए के साथ साथ कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। लीजिए डबल स्ट्रैंड बन गया, लगभग गोल बन ही गया है, बना ही लेते हैं गोल, है ना। अब यहां पे अगर बात करें तो ये सर्कुलर डीएनए है, इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये सर्कुलर डीएनए है, इसी डीएनए का नाम है क्या, PBr322। तो ये डीएनए यहां पे प्रेजेंट है और इस डीएनए का जो साइज होता है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेस की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसका साइज है 4.3 kb। कितना है, 4.3 kb। केबी का मतलब क्या होता है, किलो बेस होता है। केबी का मतलब किलो बेस होता है ना। किलो बेस मतलब कितना, 1000, 1000। तो टोटल तुमसे कोई पूछेगा तो कितना लिख सकते हो इसको, 4300। क्या लिखेंगे, 4.3 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 4300 बेस। ठीक है, इसको बाहर लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा कचरा हो जाएगा तो चीजें आराम से समझ में नहीं आएंगी। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे 4.3 इंटू 1000 कितना होने वाला है, 4300 बेस। क्लियर है, 4300 बेस होगा। तो आप चाहे तुम इस भाषा में बात करो, ऐसे 4279 बेस होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट तो 4300 बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे एग्जैक्ट कितना है, 4279 है, लेकिन इसको हम 4.3 kb बोलेंगे और इसमें कोई भी हमको परेशानी नहीं है। तो ये इसका साइज हो गया। मतलब इसमें, मतलब क्या है, इसमें जो बेसेस होंगे ना, जो नाइट्रोजन बेस होगा ना, वो इतना होगा। समझ में आया, जो नाइट्रोजन बेस होगा वो इतना होगा, तो वो यहां पे प्रेजेंट है। तो साइज समझ में आ गया है। अब चलो देखो, डीएनए का सीक्वेंस ही है ना जी, क्या है, कुछ तो खास नहीं है, डीएनए ही तो बना दिए हैं। तो अब डीएनए बना दिए हैं, तो जो इतना रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बताया गया है, तो अलग अलग प्रकार का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस अलग अलग जगह पे काम करेगा कि सब एक ही जगह पे काम कर देगा, तो कॉमन सेंस, सब एंजाइम का स्पेसिफिक साइट अलग अलग होता है, तो सब अलग अलग काम भी करेगा। फिर से सुनना, क्या सारा का सारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ही जगह काटेगा कि अलग अलग जगह काटेगा, तो कॉमन सेंस है, सारे एंजाइम का स्पेसिफिक साइट अलग अलग होता है। जैसे बाम इको R1 का जो स्पेसिफिक साइट होता है वो होता है GAATTC, जी और ए के बीच में काटेगा। अगर हम हाइंड 2 की बात करें तो उसका स्पेसिफिक साइट होता है GT, पैरामिडीन, प्यूरिन, AC, और वो पैरामिडीन और प्यूरिन के बीच में काटेगा। तो क्या दोनों एक जगह काटा, बिल्कुल नहीं काटा। इसका मतलब सब एंजाइम के एक्शन करने का जगह एक ही होगा कि अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा। क्लियर है बात। लेकिन इस एंजाइम, इस प्लाज्मिड में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो कुछ चीजें खास होनी चाहिए। पहला, यहां पे एक हमारे पास ऑरिजिन होना चाहिए, किस चीज का, रेप्लिकेशन का, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये मार्क जगह जो है ना, ये बताता है कि ये क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये क्या बताता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताता है, ORIC, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये इस प्लाज्मिड का क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर इसको हम हटा दिए तो क्या ये प्लाज्मिड जो हम लिखे थे इतना यहाँ पे कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है, क्या ये रेप्लिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो प्लाज्मिड इसीलिए रेप्लिकेट कर पाता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि प्लाज्मिड के पास कौन सा रेप्लिकेशन का साइट होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। प्लस यहां पे एक और साइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेसर ऑफ द प्लाज्मिड, इसको कहा गया है ROP, है ना, रिप्रेसर ऑफ द प्लाज्मिड। तो ये हो गया ROP। उसी तरीके से इस प्लाज्मिड के पास और क्या होना चाहिए, तो देखिए तुमको वेक्टर चुनना है, गाड़ी चुनना है। तो गाड़ी जो चुनना है, जैसे सामान तुम खरीद रहे, टेलीविजन,
अब टीवी खरीद लिए तो टीवी को ढो के घर तक पहुंचाना है। अब घर तक अगर पहुंचाना है तो उसको ढोने के लिए एक सुइटेबल व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल एक सुइटेबल व्हीकल चाहिए। अब सुइटेबल व्हीकल चाहिए तो क्या एक टेलीविजन के लिए ट्रक का चुनाव करेंगे? बेवकूफी वाली बात है। ट्रेन का चुनाव करेंगे? और बड़ी बेवकूफी वाली बात है। तो किसका चुनाव करेंगे? छोटा सा ट्राई साइकिल पे भी हमारा काम हो जाएगा। तो आराम से हम ट्राई साइकिल जो सामान उठाने के लिए होता है उसका इस्तेमाल करेंगे और पहुंचवा देंगे। अगर मान लीजिए बड़ा सामान है तो थोड़ा बड़ा गाड़ी का चुनाव करेंगे। अगर घर का सारा सामान है तो ट्रक वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहाँ पे गाड़ी का जो चुनाव हो रहा है वो सामान के साइज के हिसाब से हो रहा है कि अपना मन से जो भी मन कर रहा है वो भी हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं, अपने मन से नहीं हो रहा है। सामान छोटा गाड़ी छोटा, सामान बड़ा गाड़ी बड़ा, सामान और बड़ा गाड़ी और बड़ा। क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो ये वाला चीज है। तो पहली बात, इस प्लाज्मिड का चुनाव किसके आधार पे होगा? कितना बड़ा डिजायर्ड डीएनए तुमको भेजना है। डिजायर्ड डीएनए जो तुम भेजना चाहते हो, जिस डीएनए को तुम इसके माध्यम से कहीं पहुंचाना चाहते हो, उस डीएनए का साइज कितना बड़ा है। अगर उसका साइज इसके कॉम्प्लीमेंट्री में आता है तब तो ये लेके जाएगा, लेकिन अगर इससे बड़ा या बहुत बड़ा हो जाता है तो ये बिल्कुल भी उसको लेके नहीं जाएगा। तो एक अच्छा वेक्टर की पहली पहचान क्या है? तो एक अच्छे वेक्टर की पहली पहचान ये है कि वो सुइटेबल साइज के डिजायर्ड डीएनए को पिकअप कर सकता हो कि ना कर सकता हो? बिल्कुल कर सकता हो। चलो ये तो हो गया साइड वाली बात। अब आते हैं मेन। एक अच्छे वेक्टर की दूसरी पहचान क्या होनी चाहिए? तो वो जिस होस्ट में जाता हो वहां उसके न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, उसके बिना ही वो अपना सारा काम कर लेता हो। सारा काम कहने का मतलब है रेप्लिकेट कर लेता हो, और रेप्लिकेट तो वो तभी कर पाएगा जब उसके पास कौन सा रेप्लिकेशन होगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो एक अच्छे वेक्टर की पहचान क्या है? उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम इस वेक्टर के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को काट कर हटा देते हैं तो क्या ये वेक्टर एक अच्छा वेक्टर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यानी कि इसके पास अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही चाहिए, है ना? और क्या पहचान है? तो सोचिए जरा, हमने वेक्टर ले लिया, मेरे वेक्टर के पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, बहुत अच्छी बात है, उसका साइज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या होना चाहिए? वहां पे कुछ ऐसे जीन होने चाहिए, उस वेक्टर में कुछ ऐसे जीन होने चाहिए जो जीन जो है अगर कहीं जाता हो तो वो बता दे कि हाँ वो पहुंच गया है। जो जीन कहीं जाता हो तो बता दे कि वो पहुंच गया है, ताकि तुमको चुनने में आसानी होगा। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता है, डीएनए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जो दो चीज दिखाई नहीं देता है और हम क्या कह रहे हैं कि इस डीएनए को निकालेंगे, वेक्टर में जोड़ेंगे, इस बैक्टीरिया में भेज देंगे, अब प्रोडक्ट बनवा लेंगे। भाई हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया आंख से, क्योंकि ना हमको डीएनए दिखाई दिया, ना वेक्टर से जुड़ा कि नहीं जुड़ा वो दिखाई दिया, और ना ही उस बैक्टीरिया में गया कि नहीं गया वो दिखाई दिया। क्लियर है? तो बैक्टीरिया में गया है कि नहीं गया है तो उसको चुनना पड़ेगा कि नहीं चुनना पड़ेगा? तो बिल्कुल चुनना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। तो वेक्टर के पास वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास वो जीन होनी चाहिए, ताकि वो किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी होस्ट के अंदर भेजा जाए तो बता दे कि हम पहुंच गए हैं। यानी कि सेलेक्ट करवाने वाला मार्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। थोड़ी देर में बताएंगे क्यों होना चाहिए, लेकिन कितना सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए? एटलीस्ट 2 सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। क्या है सेलेक्टेबल मार्कर का डिफिनेशन समझ में आया? एक ऐसा जीन होना चाहिए जो जीन बता देता हो कि हम पहुंचे हैं कि ना पहुंचे हैं। वो जीन एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब पहुंच गया है। अगर वो जीन था और एक्सप्रेस नहीं किया, इसका मतलब भी है कि वो पहुंच गया है। तो कॉमन सेंस है, अगर वो जीन होगा तो वो जीन होस्ट के अंदर तो नहीं था। कॉमन सेंस है, जैसे कोई प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के पास कोई खास जीन है और ये जीन होस्ट के पास नहीं है, अगर ये क्वालिटी उस होस्ट में आ गया, इसका मतलब तुम क्या समझोगे?
इसका मतलब है कि वो होस्ट के अंदर वो प्लाज्मिड पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, तो बिल्कुल पहुंच गया है। तो चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं जरा। यहां पे एक डीएनए का सीक्वेंस भी है, यहां पे क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है। सेम हम यहां पे ले लेते हैं, यहां पे भी हम छोटा सा एक डीएनए का क्या ले लेते हैं, सीक्वेंस ले लेते हैं। ये हम सिर्फ मार्क करने के लिए दिखा रहे हैं, ऐसा कोई अलग से बना हुआ चीज नहीं होता है। ये जो डीएनए होता है ना, छोटा सा सीक्वेंस, ये अगर ये डीएनए का छोटा सा सीक्वेंस होगा तो ये किसके लिए कोड करता है, ये एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और वो भी टेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक होता है उसके लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ ये क्या प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर ये डीएनए का फ्रैगमेंट होगा तो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो सोचिए जरा, कोई एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ कोई नेचुरल रेसिस्टेंस नहीं था। कोई एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ नेचुरल रेसिस्टेंस नहीं था, और हमने क्या किया, हमने उस बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड को भेज दिया। अगर ये प्लाज्मिड उसके अंदर गया होगा कि नहीं गया होगा, आंख से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर गया होगा और उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द तुम टेट्रासाइक्लिन का मीडियम प्रोवाइड करोगे तो वो बैक्टीरिया या तो मर जाएगा या तो बच जाएगा। अगर मर गया तो प्लाज्मिड नहीं गया है, अगर बच गया मतलब प्लाज्मिड गया है। बताइए सिलेक्शन में मदद किया कि नहीं किया, समझ में आया। यानी कि जो बैक्टीरिया जिसके पास नेचुरली एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंस नहीं था, उसके अंदर हमने ये वाला प्लाज्मिड को भेज दिया, और अगर ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर सफल तरीके से पहुंच गया होगा और उस बैक्टीरिया को अगर हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डाल देंगे तो हमारा बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेसिस्टेंस है कि नहीं है। तो हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर मान लिया जाए वो नहीं पहुंचा होता तो बैक्टीरिया मर जाता। तो तुम चुन लिए ना जी, बचा तो गया है, नहीं बचा तो नहीं गया है। चुनने में मदद मिला कि नहीं मिला, तो हाँ बिल्कुल मिला। उसी प्रकार से ये जो होता है ना, ये प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस, ये प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। ये किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। तो एम्पीसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है उसके खिलाफ रेसिस्टेंस ये वाला पार्ट प्रोवाइड करेगा, और ये वाला पार्ट किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा, टेट्रासाइक्लिन। अगर दोनों चला जाएगा तो वो बैक्टीरिया दोनों के प्रेजेंस में ग्रो करेगा, है ना। अगर दोनों में से कोई नहीं गया होगा तो किसी के खिलाफ वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बताओ ये डिजाइन है, ये किसका डिजाइन है, PBr322 नाम के प्लाज्मिड का डिजाइन है। समझ में आया। अब इसको थोड़ा खत्म करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया क्या क्या होता है, लेकिन क्या इसके बिना काम होगा, तो बिल्कुल काम नहीं होगा। तो अब हमको क्या लाना पड़ेगा, हमको यहां पे साइट बताना होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस बताना होगा। किसका, अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। तो देखिए बच्चों, अगर हम इको R1 का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इको R1 का इस्तेमाल करते हैं तो इको R1 यहां काटेगा, यहां कहीं पे काटेगा। क्लीव साइट ऑफ इको R1, क्लीव साइट ऑफ इको R1 यहां कहीं पे होगा। अगर हम हाइंड 3 का इस्तेमाल करते हैं तो यहां काटेगा, क्लेवन यहां काटेगा। तो ये क्लीव साइट है किसका, क्लेवन नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। ये जो है वो क्लीव साइट है किसका, हाइंड 3 नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। तो ये हाइंड 3 का क्लीव साइट है, ये जो है वो क्लेवन का क्लीव साइट है, ये इको R1 का क्लीव साइट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्लीव साइट है
क्लीव साइट है किस नाम के एंजाइम का? तो PST1 नाम के एंजाइम का, PST1 नाम के एंजाइम का क्लीव साइट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्लीव साइट है किसका? PVU1 नाम के एंजाइम का, PVU1 नाम के एंजाइम का। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्लीव साइट है BAMH1 एंजाइम का, क्लीव साइट ऑफ BAMH1 है ना, BAMH1 एंजाइम का ये क्या है? क्लीव साइट है। और उसी तरीके से बात करें तो ये जो है वो क्लीव साइट है किसका? क्लीव साइट है क्लीव साइट ऑफ SAL1 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, SAL1 का है। और अगर हमने किसका इस्तेमाल किया? PVU2 का इस्तेमाल किया तो ये जो है वो क्लीव साइट है किसका? PVU2 का, क्लीव साइट ऑफ PVU2 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखो हमने लिख तो दिया लेकिन इसका क्या मतलब है? तो देखो बहुत आसान है। आसान ये है, अगर हम तुमको ये प्लाज्मिड दें, ले लेना टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद तुमको हम कौन सा एंजाइम दे रहे हैं? BAMH1 दे रहे हैं। ध्यान से सुनते चलना। हमने तुमको PBr 322 दिया, ले लिए, कहां रखे हैं? टेस्ट ट्यूब में। और हमने कौन सा एंजाइम आपको दिया है? BAMH1। BAMH1 अगर हम डालेंगे तो BAMH1 काटेगा। कहां काटेगा? यहां काटेगा। यहां काटेगा तो ये जीन ऐसा था तब ना टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस दे रहा था। चीज समझ में आया? ये जीन ऐसा था, पूरा था, तो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेसिस्टेंस देता था। लेकिन BAMH1 लाए और BAMH1 लाने के बाद इसको काट दिए। अगर काट दिए तो क्या ये जीन इसी तरीके का रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और अगर जीन इस तरीके का नहीं रहेगा तो क्या ये जीन अब उस लायक है कि ये टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम SAL1 लाते हैं, सेम कहानी है। अगर हम PVU2 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या काट के हटा देगा? ROP को काट के हटा देगा। अगर हम PST1 लगाते हैं तो क्या काट के हटा देगा? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस को काट देगा। अगर हम PVU1 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या काट देगा? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन को काट देगा। लेकिन अगर हम इकोआर्म को लगाते हैं तो ना तो वो ऑरिसी काट रहा है, ना तो वो एम्पिसिलिन वाला काट रहा है, ना तो वो टेट्रासाइक्लिन वाला काट रहा है, वो कहीं और ही काट ले रहा है, और ये दोनों भी कहीं और ही काट रहा है। तो ये जो अलग अलग एरो से दिखाया गया है ना, ये वो जगह है जिस जगह पे इस एंजाइम के काम करने वाला सीक्वेंस होगा। इस जगह पे इस एंजाइम के काम करने वाला सीक्वेंस होगा। इस जगह पे इस एंजाइम के काम करने वाला सीक्वेंस होगा। इस जगह पे इस एंजाइम के काम करने वाला सीक्वेंस होगा। इस जगह पे इस एंजाइम के काम करने वाला सीक्वेंस होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया सीक्वेंस। तो अब बताओ NCERT में जो PBr 322 का डायग्राम दे रखा है वो तुमको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? PBr 322 जो कि एक आर्टिफिशियली डिजाइन प्लाज्मिड है, बॉलिवर और रॉड्रिग्रेज नाम के रिसर्चर के द्वारा बनाया गया था। 322वां इसका ऑर्डर था। इसका साइज 4.3 KB होता है। KB का मतलब किलो बेस होता है, मतलब 1000 से गुना कर देना है। मतलब इस प्लाज्मिड के अंदर कुल इतने बेस पाए जाएंगे। अगला, एक अच्छे वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो एक अच्छा वेक्टर के पास पहली बात उसका अपना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एक अच्छे वेक्टर के पास उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 2 से कम सेलेक्टेबल मार्कर पे काम हमारा नहीं बनेगा, तो 2 सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और उसके पास तरह तरह के एंजाइम का क्या होना चाहिए? क्लीव साइट होना चाहिए। क्यों? एक एंजाइम का तो होता तो क्या होता? तो दिक्कत है, मान लो अगर खाली BAMH1 का क्लीव साइट होता, SAL1 का नहीं होता, और लेबोरेटरी में BAMH1 खत्म हो गया, तो वेट करो BAMH1 का, है ना? अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब BAMH1 खत्म हो गया है, वो एंजाइम ही खत्म हो गया है, तब वेट करो मार्केट से कब आएगा, कब खरीदेंगे, कब काम करेंगे। लेकिन यहां देखिए तो जरा, 2 एंजाइम का है, तो BAMH1 खत्म हो गया, कोई बात नहीं, SAL1 से काम कर लेंगे। अगर PST1 खत्म हो गया, कोई बात नहीं, PVU1 से काम कर लेंगे, है ना? तो अगर एक से ज्यादा एंजाइम का ऑप्शन रहेगा ना, तो हमारा एक्सपेरिमेंट किसी एक एंजाइम पे आधारित नहीं रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा एंजाइम का क्लीविंग साइट होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। क्लियर हो चुका है? तो ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया?
आ चुका है। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ कर जा रहे हैं जो अगले वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें बताना है, सोचना है और सोचकर आना है। वो ये है, क्योंकि ये अभी पूरा हुआ नहीं है, इसका सिलेक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है, ये काम कैसे करता है वो हुआ नहीं है, लेकिन वो काफी लंबा टॉपिक है तो उसको अगले वाले में किया जाएगा। लेकिन तुम सोच कर आना तब तक कि कौन सा एंजाइम लेना बेहतर है। क्या सेलेक्टेबल मार्कर को काटना सही है, क्या आरओपी को काटना सही है, क्या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को काटना सही है, या कहीं और इन दोनों को भी बचा लें, इसको भी बचा लें, इसको भी बचा लें, या कहीं भी काट के अपना इंट्रोड्यूस करवा दें। क्लियर है? क्या सही रहेगा, कहां पे काटना सही रहेगा, और हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सा चीज बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं और अगले वाले सेशन में फिर से इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।